डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ पेरिडिन। पेरिडिन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने जो पेरिडिन है उसके प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया था। केमिकल रिएक्शंस के अंदर बात करें तो पेरिडिन जो होता है वो बेसिक करेक्टर, उसका जो क्षारीय गुण है, यानी पेरिडिन क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय गुण दर्शाता है। जब इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिए, पेरिडिन HCl जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ में अभिक्रिया करके पेरिडिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है। यानी ये जो पेरिडिन है HCl के साथ में, यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ में जब अभिक्रिया करता है तो पेरिडिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो इस अभिक्रिया के माध्यम से ये एसिड है, यहाँ पर पेरिडिन का जो बिहेवियर होता है वो बेस की तरह होता है। एसिड बेस रिएक्शंस के द्वारा पेरिडिनियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। इसकी जो बेसिसिटी, जो क्षारकता होती है, वो एनिलीन जो होता है उसके समान होती है। जिस प्रकार एनिलीन होता है C6H5NH2, ठीक उसी प्रकार से पेरिडिन भी इस एनिलीन के समान बेसिसिटी शो करता है, परंतु टर्सरी जो एमीन होती है उसके तुलना में इसकी बेसिसिटी होती है वो कम होती है। क्योंकि तर्तीयक एमीन के अंदर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप द्वारा प्लस आई इफेक्ट शो किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस कारण से टर्सरी एमीन की बेसिसिटी पेरिडिन की तुलना में ज्यादा होती है। अब ये जो पेरिडिन है उसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसी कारण से ये बेसिक प्रॉपर्टी यानी क्षारीय गुण दर्शाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जो पेरिडिन के अंदर नाइट्रोजन पर लॉन पेयर प्रेजेंट है, और ये लॉन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और ये प्रोटॉन H+ आयन नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसलिए पेरिडिन है वो बेसिक कैरेक्टर क्षारीय गुण दर्शाता है। अब देखिए, इसकी नेक्स्ट बात करें तो पेरिडिन, पिपरिडिन और पायरोलिन, इसकी जो बेसिसिटी है उसके बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो इससे पहले हम कुछ इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनका कंपैरिजन बेसिसिटी का पेरिडिन, पिपरिडिन और पायरोलिन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर
पेरिडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो इजीली नहीं होती है, विशेष परिस्थितियों के अंदर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दर्शाता है। क्योंकि जो पेरिडियम होता है उसके अंदर नाइट्रोजन परमाणु होता है, उसकी विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक होती है। इस कारण से नाइट्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इजीली इस रिंग के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दर्शाता। तो इस नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव के कारण बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से जो पेरिडियम होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। विशेष परिस्थितियों के अंदर ही इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो संपन्न होती है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर भी ये अलग अलग पोजीशन, विशेषकर C3 और C5 पर पेरिडियम में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C3 या C5 जो बीटा कार्बन होता है वहां पर आसानी से होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण C3 या C5 पोजीशन पर होता है तो उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल E+ पेरिडियम के C2 कार्बन पर अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल के C2 कार्बन पर अटैक से प्राप्त जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो थोड़ा लेस स्टेबल होता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये C2 कार्बन पर आकर के अटैक करेगा तो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बनाएंगे और यहाँ से इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन के कारण नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में फिर आगे इसमें रेजोनेंस होगा, यहाँ से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बनाएंगे तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे रेजोनेंस होगा, फिर पाई बंध आगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये जो वलय हो जाती है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इसलिए ये क्या होता है लेस स्टेबल होता है। जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन वो लेस स्टेबल बनता है, बहुत कम स्थायी होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल का C3 कार्बन के साथ में अटैक होता है तो इस कंडीशन के अंदर आप देख रहे हैं जब इलेक्ट्रोफाइल C3 कार्बन के साथ अटैक करेगा तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बना देंगे और यह C4 कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें रेजोनेंस होगा, फिर इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद में फिर आगे ये जो पाई बंध है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बंध बनाएंगे नेक्स्ट। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इस कारण से ये जो बना इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है मोर स्टेबल होता है और इसके कारण जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो इस C3 या इसको हम बीटा कार्बन कहा जाता है, इस बीटा पोजीशन पर होता है। जब C4 कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो C4 पोजीशन के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होगा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद वापस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु पर यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस कारण से C4 स्थिति भी जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उस कंडीशन के अंदर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो बहुत
कम स्थायी होता है, लेस स्टेबल होता है। तो धनावेशित नाइट्रोजन परमाणु के कारण पॉजिटिव एन एटम नाइट्रोजन परमाणु से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इस कारण से ये भी इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पेरिडियम के अंदर होती है वो या तो C3 कार्बन पर होगी या फिर C5 कार्बन पर होती है, जिससे हमें सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें अब कुछ रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एलोजिनेशन है, मर्क्यूरेशन है। तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो C3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक के द्वारा प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रीकरण में जब पेरिडिन का नाइट्रीकरण यानी नाइट्रिक एसिड प्लस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल साधुन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 330 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है वो इसके C3 कार्बन के साथ में जुड़ करके 3 नाइट्रो पेरिडीन बनता है। तो यहाँ पर HNO3 और H2SO4 अभिक्रिया करके पहले इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बनाएगा। इस नाइट्रोनियम आयन का C3 कार्बन पर अटैक होगा और 3 नाइट्रो पेरिडीन बनता है। हैलोजिनेशन के अंदर पेरिडीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में क्लोरीनेशन में एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 80 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। तो यहाँ पर भी जो Cl+ क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल का C3 कार्बन पर अटैक होगा पेरिडीन के और 3 क्लोरो पेरिडीन बनता है। ब्रोमिनेशन के अंदर जब पेरिडीन की विक्रिया ब्रोमीन के साथ, यहाँ पर भी सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4+ SO3 का मिश्रण होता है, इसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ ब्रोमिनेशन से प्राप्त जो ब्रोमीनियम आयन होगा वो इसके C3 कार्बन के साथ जुड़ करके 3 ब्रोमो पेरिडीन बनाता है। और आयोडीनेशन के अंदर भी आयोडीन के साथ सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फ्यूमिंग H2SO4 की उपस्थिति में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आई जो होगा वो 3 कार्बन के साथ जुड़ करके 3 आयोडो पेरिडीन बनता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अभी जो हमने बात की थी कि C3 कार्बन पर बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल C3 कार्बन के साथ में जुड़ करके नाइट्रेशन के अंदर 3 नाइट्रोपेरिडीन, क्लोरीनेशन में 3 क्लोरोपेरिडीन, ब्रोमिनेशन में 3 ब्रोमोपेरिडीन और आयोडीनेशन में 3 आयोडोपेरिडीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट अगले विक्रिया सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। सल्फोनेशन के अंदर पेरिडीन है वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। H2SO4+ SO3 मरकरी सल्फेट की उपस्थिति में, तो बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है SO3S C3 कार्बन के साथ में जुड़कर के पेरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड बनाता है। मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण के अंदर पेरिडीन
मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा और HgCOCH3 समूह C3 कार्बन पर अटैक करेगा। पेरिडीन और मर्क्यूरिक एसीटेट 155 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हीट करते हैं तो बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल Hg+COOCH3 C3 कार्बन के साथ जुड़ करके 3Hg से मर्करी पेरिडीन बनाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो पेरिडीन होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि इसमें जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है AlCl3 वो नाइट्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजी बल द्वारा जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बना देता है। जो पेरिडीन है इसके नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो इस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 यहाँ पर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इसलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस प्रकार से पेरिडीन के साथ में AlCl3 जुड़ करके यहाँ पर संकुल यौगिक बन जाता है। इस कारण से इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होती है। तो ये थी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें नाइट्रेशन है, एलोजिनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। अब हम नेक्स्ट आगे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है विशेषकर उसमें कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। इसको आगे हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।